नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हम पुनः कार्यक्रम लेकर आए हैं। क्या क्या याद करूं, क्या क्या याद करूं के इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष अतिथि को यहां पर सादर आमंत्रित करते हैं, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में और जिनका उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी जो पुरानी नई यादें हैं, बातें हैं, उनको वे यहाँ पर साझा करते हैं और उसके बाद आगे-आगे जीवन का सफ़र चलता रहता है। आज इस मंच के लिए ये सौभाग्य की बात है कि थोड़ी देर में हमारे साथ उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर जुड़ेंगे कर्नल तेज के तिक्कू, जो डॉक्टरेट भी हैं, पीएचडी भी हैं और इस समय भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आइए सबसे पहले हम इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कर्नल तेज के तिक्कू साहब को। नमस्कार उपेंद्र जी। नमस्कार महाराज, नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत आपका आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, वेलकम। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज आप मेरे इस पटल पर आए हैं और हम आपसे आपके जीवन के बहुत अनुभव भरा जीवन आपका रहा है शुरू से, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैं कर्नल साहब बताना चाहूँगा कि इस बीच में हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए, विजय संदेश जी, सदानंद मिश्र जी, आशमा कौल जी और लगातार हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि कर्नल साहब भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे आप प्रेरित हुए सेना में जाने के लिए और आप डॉक्टरेट हैं, विषय क्या था आपका उस पर बातचीत करेंगे। आपने कश्मीर पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग-अलग विषयों पर कर्नल साहब आपने लगभग 500 आर्टिकल्स लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ में बड़ी पहचान आपकी ये है कि आजकल आप बहुत ही सक्रिय हैं। आप इंटरनेशनल और नेशनल टेलीविजन पर एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए, आप दो शब्द कहना चाहेंगे? उपेंद्र जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपके मित्र जो जुड़ रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊँ और मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आपसे जुड़ रहा हूँ। और मेरा तो क्या अनुभव तो क्या है, एक लाइफ बीती है। अपना कार्यक्रम, अपना कार्य क्षेत्र में फौज में था या लेखक के रूप में या सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखें तो हमने थोड़ा बहुत एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है, कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा। लेकिन चूंकि आपने मुझे बुलाया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप आए और आप अपने जीवन के जितने भी आपके खटे मीठे अनुभव हैं, यादें हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, वो आप इस मंच पर साझा करेंगे और निश्चित रूप से जो आज की युवा पीढ़ी है आपसे बहुत कुछ सीखेगी, आपसे बहुत कुछ जानेगी। तो सबसे पहले मूलतः तो आप कश्मीर से हैं, तो कश्मीर का को याद करिए ना उन दिनों को जो आपका एजुकेशन हुआ है और आपका बचपन किन गलियों में, किन सड़कों पे और किन मोहल्ले कूचों में बीता है, उसको याद करिए। देखिए, मेरी जो यादें हैं, मेरे ख्याल से 55 56 के बाद थोड़ा बहुत मुझे याद है
कि हम कनिकदल में रहते थे। कनिकदल एक आपको मालूम है एक ट्रिब्यूटरी है वितस्ता की, जिसे आजकल झेलम के नाम से जाना जाता है। तो उस ट्रिब्यूटरी के ऊपर हम रहते थे, बिल्कुल ट्रिब्यूटरी के ऊपर रहते थे। और उन दिनों तो आजकल जैसा आलम नहीं था, उन दिनों तो बहुत पानी रहता था उसमें, और उसमें लोग तैरते थे और उसमें डुबकियां लगाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो वो सूखने लगी, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन उस वो भी शिकार हो गई उसके। और वो एक्चुअली मुझे कुछ चीजें याद है। वो उस गली में जहां हम रहते थे कनिकदल में, उसका नाम था फायर स्टेशन लेन, क्योंकि उन बिल्कुल दिनों बिल्कुल सही बात है। उन दिनों कोई आधुनिक फायर फाइटिंग मशीन नहीं होती थी, गाड़ियां होती थी, और उनका वो बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी शहर में, जहां से वो देख सकते थे कहीं आग तो नहीं लगी है। तो वो नाम ही उसका फायर स्टेशन लेन था। और उस लेन में सभी तिक्कू परिवार वाले ही रहते थे, मतलब वहां तो शुरू से लेकर एंड तक सब तिक्कू ही थे। एक आधा कुछ अलग कोई बांध थे वगैरह, और एक हम मकान वलीज का भी था। तो मेरा बचपन जो है उन्हीं गलियों में बीता। और बहुत हालांकि अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो आजकल के मुकाबले तो कुछ था ही नहीं उस वक्त, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा बचपन बहुत खुशी में बीता, क्योंकि हम बहुत सारे छोटे बच्चे थे, एक ही उम्र के थे, और एक साथ खेलते थे, स्कूल भी एक साथ ही जाते थे। और काफी अच्छा था वो, वातावरण बहुत अच्छा था, आजकल का जैसा नहीं था। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का नाम ही नहीं होता था वहां पर श्रीनगर में। और एक दूसरे के साथ मिलाप बहुत ज्यादा होता था, पूरा मोहल्ला जो है एक परिवार की तरफ होता था। ये सब चीजें मुझे याद हैं। और जहाँ तक मेरी स्कूलिंग का संबंध है, तो क्योंकि मेरे पिताजी 6 महीने जम्मू जाते थे दरबार मुंह में, और 6 महीने श्रीनगर में रहते थे, तो मैं जम्मू में 6 महीने पढ़ता था, फिर श्रीनगर में आता था। तो एंड में जब वो रिटायर हुए तो मैं डीएवी स्कूल चला गया, और फिर एंड के 2 या 3 साल में खालसा स्कूल में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, और कॉलेज से मैं फिर फौज में चला गया। नहीं ये तो लेकिन फौज में क्या कोई घर में और कोई था, या आप अपने परिवार में पहले व्यक्ति ऐसे थे जो भारतीय सेना में आ गए? कैसे प्रेरणा नहीं, कैसे मिली ऐसा आपको ये? जी जी। ऐसा ऐसा नहीं था हमारे। हाँ, पहले तो मैं कॉलेज की जो मैं बात बताऊं, कॉलेज में मैंने ज्यादा समय क्रिकेट फील्ड में बिताया। क्लासरूम में बहुत कम समय बिताया, क्योंकि हमारा कॉलेज का क्रिकेट टीम जो था वो पूरे स्टेट में सबसे मजबूत था। आपको हैरानगी होगी ये सुनकर के हमारे कॉलेज टीम में 11 में से 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो नामवर खिलाड़ी थे और स्टेट की तरफ से खेलते थे। तो उसमें दाखिला हासिल करना अपने आप काफी मेहनत का काम था। तो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे, और क्रिकेट फील्ड जो जितनी फ्रेटर्निटी थी क्रिकेट की कश्मीर की, वो सब उनके साथ मेल मिलाप होता था। वो रैनावारी से हो या ईदगाह से हो या अमर सिंह क्लब से हो, सब के सब बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल था, जो उन दिनों क्रिकेट में बहुत बहुत रुचि रखते थे। और वो काफी सारा हमने 1-2 साल बहुत ही क्रिकेट खेला, जिस वजह से हमारा जो फ्रेंड सर्कल था बहुत बड़ा हुआ। और जहां तक फौज में दाने का, तो मैं पहला आदमी नहीं था, मेरे मामा जी फौज में थे, और फिर मेरे बड़े भाई साहब भी फौज में थे। तो कुछ हद तक तो उनकी प्रेरणा भी थी मेरे फौज में जाने की। और मैंने जब अप्लाई किया तो मैं बड़ा मुश्किल इंटरव्यू होता था, 4-4 दिन एसएसबी होता था, लेकिन मुझे याद है कि हमारे बैच से जिसमें 40 एक बैच था, उसमें से 2 ही लड़के सिलेक्ट हुए थे। तो फिर मैं फौज में चला गया, और फिर एक लाइफ जो है एक अलग ही उसने एक पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, और फिर मैं उसमें चला गया। तो आपके पेरेंट्स जो थे उस समय, क्या मतलब वो विलिंग थे आपको खुशी खुशी आपको फौज में जाने देते थे क्या?
हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब पहले थे और हमारे मामा जी भी फ़ौज में थे, तो ऐसा कोई रेज़िस्टेंस नहीं हुआ मेरे फ़ौज में जाने के लिए, और खुशी-खुशी से मैं चला गया, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं थी ये। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक की मदर तो सोचती है कि बेटा उसका अपने पास ही रहे, लेकिन जब मैं चला गया तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा उसके बाद। तो हाँ, थोड़ी-सी रेज़िस्टेंस थी मदर की तरफ से, लेकिन इतना ज़्यादा रेज़िस्टेंस नहीं था। तो सबसे पहली कर्नल साहब आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई, सबसे पहले जो जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया? देखिए, मेरा मेरा जो इंडियन आर्मी का पहला पोस्टिंग था, वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हुआ। क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो अगस्त 22 1971 को कमीशन हुआ, और मैं कमीशन हुआ इन्फेंट्री में। और आपको मालूम है कि इन्फेंट्री जो है हमेशा मानी जाती है क्वीन ऑफ द बैटल, और क्योंकि सब अग्रिम पंक्ति में लड़ाई में वही होती है। हालांकि मुझे नहीं यकीन था कि मैं इन्फेंट्री में चला जाऊंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे मैं चला गया। और उसके बाद एक और चीज ऐसा हुआ कि उन दिनों 1 साल पहले, 8-9 महीने पहले, एक नई रेजिमेंट बनी थी इंडियन आर्मी की, जिसको द नागा रेजिमेंट बोलते हैं। जी, जी। और उसकी भी कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जब शिलोंग अकॉर्ड हुआ था नागा इंसर्जेंट्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, तो एक उनकी ये भी एक डिमांड थी कि उनके नाम से एक रेजिमेंट बने, और एक रेजिमेंट बनाई गई। उसमें भारत के सभी बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर्स जो थे, उन दिनों अधिकारी थे, उसमें बीके नेहरू साहब इन्वॉल्व, जनरल मैनिक शाह इन्वॉल्व थे। तो एक रेजिमेंट बनी थी और मैं उसी में कमीशन हो गया डायरेक्टली, क्योंकि मैं वो रेजिमेंट तभी खड़ी हुई थी, और मैं इन्फेंट्री में था, और मेरे को नागा रेजिमेंट में भेज दिया गया। तो हमें उन दिनों 14 दिन की छुट्टी मिलती थी, ज्वाइनिंग टाइम जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं श्रीनगर में आ गया, और मैं फिर यूनिट में चला गया। और ये एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि क्या हुआ था, जब तक मुझे 4 सितंबर को ज्वाइन करना था यूनिट, तो मुझे याद है कि अ, मुझे जाना था रानीखेत, क्योंकि वही मेरी बटालियन की लोकेशन थी। लेकिन जब तक हम जा सकते थे, जब तक मैं ज्वाइन कर सकता था, तो बांग्लादेश वॉर जो ईस्ट ऑपरेशन कैक्टस हुई थी, 1971 वॉर का, उसकी कंसंट्रेशन शुरू हो गई थी। कंसंट्रेशन का मतलब है इंडियन आर्मी के ट्रुप्स का डिवीजन, उनकी प्लेसिंग, उनकी लोकेशन, उनकी मूवमेंट। और ये बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिकल अभियान होता है, जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व होता है, रेलवेज इन्वॉल्व होती है, आर्मर्ड यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स। तो काफी बड़ा पैमाने पर होता है ये। तो इसमें हमारी यूनिट भी जो है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़, जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम, क्योंकि लड़ाई तो ईस्टर्न पार्ट में ही ज्यादा होनी थी, क्योंकि वहीं पर बांग्लादेश की वो प्रॉब्लम, ईस्टर्न पाकिस्तान में रिवोल्ट हो चुका था, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर बहुत अत्याचार किया था, और वहां शेख मुजीबुर रहमान को जेल पे डाला था, वहां पर लोग भड़क गए थे। तो वहां जबरदस्त कारनेज हो रही थी, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत लोगों को मारा, और ऐसा करके मतलब बहुत मामला बहुत बिगड़ गया था, जिसकी जी, जी। वजह से 2 मिलियन रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, तो जो अल्टीमेटली एक युद्ध की शक्ल उसने इख्तियार की। तो मैं रानीखेत पहुंचा, लेकिन रानीखेत में बताया गया कि भाई यूनिट तो यहाँ से आगे चली गई है, आप गया जाइए। तो मैं गया चला गया, 2-4 दिन उसमें लग गए। फिर मैं गया चला गया, तो गया मैं गया तो नो, पहले बोला कि आप बरेली जाइए, सॉरी। तो मैं बरेली पहुंच गया। फिर मैं बरेली पहुंचा, तो वहां मैं पता किया कि मेरी यूनिट का, उन्होंने बोला जी आप गया चले जाइए। वो यूनिट गया चली गई, तो फिर मैं गया हुँ। चला। तो जब मैं गया पहुंचा, तो बोला जी आप आगे जाइए, वो ईस्ट की तरफ चली गई है, शायद दुर्गापुर में होगी। तो मैं दुर्गापुर पहुंच गया। तो आप यकीन कर सकते हैं कि मैं 19-20 साल का था उन दिनों, और ऐसे पहली बार कमीशन हो रहा था, पहली बार फौज में
एज अ सर्विस ऑफिसर जा रहा था, तो कितनी मुश्किल हो गई होगी यूनिट ढूंढते ढूंढते, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी। फाइनली मुझे यूनिट जो है दुर्गापुर में मिली। जी और जी दुर्गापुर में फिर हम कुछ दिन रहे और फिर जंग शुरू हो गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हालांकि ऑफिशियली तो जंग जो है 3 दिसंबर को ऑफिशियली शुरू हुई, जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हमारे 5 एयरफील्ड पर हमला किया, लेकिन ईस्ट में जो है मुठभेड़ बीच बीच में होती रहती थी। और मेरे यूनिट की पहली एक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में हुई थी। धर्मदा एक जगह का नाम है। और तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडियन पोजीशंस के ऊपर जो रिफ्यूजी भाग रहे थे उनको नुकसान पहुंचाती थी। तो हमारा उनके साथ झड़प हो गया। 12 नवंबर 1971 को पहला हुआ, और उसमें काफ़ी सारी हमने कैजुअलिटीज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर डाली, और काफ़ी बड़ा घमासान युद्ध हुआ वो। और जिस वजह से कुछ हमारे जो हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, पाकिस्तान के जी जी। तकरीबन 40 जवान शहीद हुए, और हमको काफ़ी सारी डेकोरेशन मिली उसमें। फिर ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ते गए, फिर लड़ाई शुरू हुई, कन्वेंशनल वॉर शुरू हो गया। और फिर एंड में उन्होंने, जब हम फरीदपुर में थे, मुझे याद है वो पबना रिवर क्रॉस करने वाले थे, तो वहाँ पर पूरी रात लड़ाई चलती रही, और अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर लिया। और सरेंडर करने के बाद हमारा बेसिक टास्क था प्रिजनर ऑफ वॉर को ले आना वहाँ से, और उनको ऑल द वे बाकी इंडिया में जो कई सारे कैंप्स थे उनमें ट्रेन के जरिए पहुंचा देना। वो आप में ही बहुत बड़ी एक एक्सपीरियंस थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, दुनिया देखी नहीं थी, और नए नए थे, और प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंडल करना था। बहुत बड़े तो उनके बहुत बड़े बड़े मुझे याद है एक प्रिजनर ऑफ वॉर की टोली में कम से कम 10-12 जनरल्स थे उनके। और ऐसे करके हजारों पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर को हमने ट्रेन में बिठा कर लाते थे, उनको कई कैंप्स में ले जाते थे, बरेली ले जाते थे, गया ले जाते थे, ऐसी जगह। तो पहले पहले जो थे हमारे कम से कम दिसंबर से लेकर मार्च तक, जब युद्ध खत्म हुआ, तो उससे 16 दिसंबर 13 से 14 दिसंबर के बीच में, क्योंकि जिन लोकेशन में लड़ाई खत्म हुई जहां पर वो थे, तो वो काफी डेंस इलाका था, रेवरिन टेरेन था। आपने पाकिस्तानियों को लेकर आना था, और रास्ते में बांग्लादेशी मिलते जो उनको मारने की कोशिश करते थे, तो आप जी जी। भी सुरक्षा का बंदोबस्त करना था, और आपने अपनी सुरक्षा का भी बंदोबस्त करना था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। आजकल तो शायद लोगों को इतना इसका समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि एक आपके साथ 30 गाड़ियां हैं, और 30 गाड़ी में पाकिस्तानी ट्रूप्स बैठे हुए हैं, आपके पास छोटी सी टोली है जो उनको ले जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, और आपको गांव के बीच में से आना पड़ता है जहां उनको मालूम है कि इसमें पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वो तैयार हैं उनको मारने के लिए। तो आपको कितना डिप्लोमेसी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नेगोशिएटिंग स्किल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि आपको जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ही प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट करना। और इंडियन आर्मी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। तो ऐसे पाकिस्तान आर्मी जैसे तो है नहीं कि करगिल में उन्होंने हमारे ऑफिसर्स और जवान को पकड़ा, उनको कितना टॉर्चर किया, लेकिन इंडियन आर्मी ने बिल्कुल क्लीन तरीके से जो जेनीवा कन्वेंशन कहता है उसके मुताबिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले आए। तो ऐसे वो प्रतिक्रिया चलती गई। और हमारी यूनिट जहाँ मैं था, मैं जसोर में रहे थोड़ी देर, फिर खुलना में रहे, फिर कुश्तिया में रहे। और मुझे याद है कि एंड में हमारी यूनिट एक एंड की यूनिट थी जो वहाँ से फिर वहाँ से डी-इंडक्ट हुई। मेरे ख्याल से 12 मार्च 1972 था, तो हम वहाँ से फाइनली डी-इंडक्ट हुई। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, भावुक होते थे, इमोशनल होते थे, जब मैंने इंडियन टेरिटरी क्रॉस करी, मैं जमीन पर गिरा और मैंने अपनी धरती को चूमा, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वापस इंडिया आ गए। तो ये क्या काफी बात है। अनुभव। तो और कहाँ-कहाँ आपकी बहुत ही चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग रही है, जहां पर आपको फेस टू फेस सामना करना पड़ा है? देखिए एक्चुअली क्या था,
हमारे हमारे जो साथ वाले बैच थे, जो 70 में 71 में जो कमीशन हुए और मेरे साथ जो रिटायर हुए, हमारी लाइफ आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हम अभी तक कैसे जिंदा हैं और हमने अपने परिवारों को कैसे। देखिए, मैं जब कमीशन हुआ तो आपने पहले 2-3 महीने में ही पूरा हल्ला हो गया। उसके बाद इन्फेंट्री की जब मैं फौज में था, 33 साल में फौज में था, तो हमने पहले मैं बता दूं आपको, मैंने तकरीबन 80% लाइफ जो है अपनी वो फील्ड एरियाज में। फील्ड एरिया का मतलब है हार्ड इंसर्जेंसी एरिया, जी जी जी। लाइन ऑफ कंट्रोल, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, मतलब 13-14 हजार फीट से ऊपर। इंसर्जेंसी JNK, इंसर्जेंसी पंजाब, इंसर्जेंसी श्रीलंका। मैंने 2 साल तकरीबन श्रीलंका में बिताए, और वो बस वो हर दिन ही लड़ाई होती थी वहां पर। मतलब आप लकी रहे, आपको आप जिंदा बचकर आ गए। तो ये पूरा जो समय था, फिर सियाचिन में था मैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी, क्योंकि हमारे समय में काफी सारी चीजें होती। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी थी, नागालैंड मणिपुर में अपने अरूज में थी, फिर आसाम में उल्फा इंसर्जेंसी शुरू हो गई, फिर पंजाब में शुरू हो गई, वहां पर भी हमको भेजा गया। फिर पंजाब जैसे खत्म हुआ तो सियाचिन शुरू हो गया, सियाचिन खत्म हो गया तो खत्म क्या हुआ, चलता रहा। और फिर कश्मीर में 89 में इंसर्जेंसी, 90 में शुरू, फिर कश्मीर के टेन्योर हमारे हुए। तो मेरी तकरीबन तकरीबन पूरी पूरी जो आर्मी की सर्विस थी वो 50% नॉर्थ ईस्ट में और 50% जम्मू कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, जहां पर अब ये युद्ध हुआ, गलवान, तांगसे, चुशूल, ये तुर्तुक, सब सियाचिन ग्लेशियर, ये सब में हमने 80s में वहां हमने नौकरी करी, जबकि इतने उपकरण भी नहीं होते थे लड़ाई लड़ने के लिए, इतने सर्दी से लड़ने के लिए। वहां तो ज्यादा प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से लड़ाई की है। तो लाइफ जनरली ऐसी ही चली कि मतलब फौज में ही जब जूता पहना और फिर रिटायरमेंट में जूता जूता उतारा। हमारी, मुझे याद है कि हमने जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए और मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं फैमिली स्टेशन पर भी भेजा जाता था 1-2 महीने रहकर, फिर हमें फील्ड में भेजा जाता था, कोई ऑपरेशनल टास्क आ गया, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे देश में। तो हम तकरीबन तकरीबन 14 साल तक अलग से रहे, और मेरी वाइफ ने बच्चों को पाला, उनकी एजुकेशन करी, और मैं सिर्फ छुट्टी में आता था। और जब वो मेरा छोटा बेटा पहली क्लास में चला गया, तो मैं और मेरी वाइफ अलग अलग रहने लगे, क्योंकि मैं फौज में था, कभी पहाड़ों में होता था, कभी जंगलों में होता था, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी कश्मीर में, कभी लद्दाख में, कभी सियाचिन में। तो वो उन्होंने मेरे बच्चों की जो हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उसका ध्यान दिया। और मैं ये 90 से, आप मान लीजिए 90 से लेकर 2004 में मैं रिटायर हुआ, और मैं रिटायर हुआ तो 2-4 महीने में मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए चले गए। तो मैंने रियली उनका देखा ही नहीं है बड़ा होना। तो ऐसी क्या लाइफ बात, रहती तो बहुत वो तो इसमें कोई संदेह नहीं कर्नल साहब के, जब आप सेना में हैं तो सेना का मतलब यह है कि कभी सोना नहीं है, आपको हमेशा जागते रहना है और पूरा अपना जो अपनी सेवाएं हैं वो देते रहना है। लेकिन आपने पीएचडी डॉक्टरेट भी किया है, तो क्या विषय लिया आपने और ये किस तरह से आप, मतलब कैसे ये संयोग बना आपका? देखिए, क्या था कि जनरल जो मैं जब फौज में भी था, एक्चुअली क्या था कि मैं एक समय आर्मी वॉर कॉलेज में मैं इंस्ट्रक्टर में पढ़ाता था। आर्मी वॉर कॉलेज में जो मऊ में है, वहां पर बहुत सीनियर ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए। उसमें विदेश से भी बहुत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे काफी जगहों से ट्रेनिंग के लिए आते थे। स्टाफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में भी मैं था, और फिर जब मैं आर्मी वॉर कॉलेज में आया तो मैं इंसर्जेंसी की पैकेज हैंडल करता था।
इंसर्जेंसी का मतलब है जो भी हमारे इंसर्जेंसी के नागालैंड, मणिपुर है, पंजाब है, JNK, वो मैं हैंडल करता था। तो मुझे वहां पर ये रियलाइज हुआ कि लोगों को असलियत जो है, खासकर कश्मीर, क्योंकि जब मैं वहां पोस्टेड था 2000 के आसपास, तो 2000 में आप देखिए कश्मीर की इंसर्जेंसी 10 साल पुरानी हो गई थी और हमारे काफी सारे ट्रुप्स उसमें इन्वॉल्व थे। राष्ट्रीय राइफल रेज हो गई थी, हमारी इंडियन आर्मी के कई सारे ट्रुप्स वहां पर दूसरा टेन्योर भी खत्म करके आ गए थे। और ऐसे लोग जो इतना ज्यादा उसमें तजुर्बा था, वो आते थे कोर्स करने के लिए, सीनियर लेवल पर आते थे। तो क्योंकि मैं ये हैंडल करता था, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था, मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई कि काफी सारी चीजें जम्मू कश्मीर के बारे में, खासकर कश्मीर के बारे में लोगों को पता नहीं है। एक तो इसका वजह यह है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंसर्जेंसी आती नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग युद्ध था, प्रॉक्सी वॉर था, ये हाइब्रिड वॉरफेयर जिसको बोलते हैं। जी जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लड़ाई चल रही है और अंदर आपके देश के अंदर भी लड़ाई चल रही है, कश्मीर के अंदर भी। तो बिल्कुल एक नया तरीके का वॉरफेयर था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को असलियत नहीं मालूम है। और असलियत क्या है, कश्मीर की असलियत क्या है, क्योंकि काफी सारे ऐसे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलता था जिसमें मुझे लगा कि पूरा कसूर हिंदुस्तान के ऊपर ही डाला जाता था। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी ऐसे ही करता था और हमारी सिविल सोसाइटी भी ऐसे कर। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। मैंने तकरीबन 2000 से लेकर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं रिसर्च करता गया, और जब मैं रिटायर हुआ तो मैं ये रिसर्च करने का मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था, मैं स्पीकर, एज अ गेस्ट स्पीकर या एज अ रिसोर्स पर्सन में जाता था। तो जब बातचीत हो रही थी तो फिर मेरे को बोला गया, भाई आप ऐसा करो, आप एक रिसर्च करो इस पर और अप्लाई फॉर द दिस थिंग। तो मैं हमारे उन दिनों बहुत बड़े विद्वान आजकल भी हैं, वो डॉक्टर शर्मा हैं, वो डॉक्टर के सुब्रमण्यम के स्टूडेंट रहे। उन्होंने अपना PhD डॉक्टर के सुब्रमण्यम, जो इंटरनेशनली रिनाउंड स्टडीज थे, उनके नीचे किया। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप ये इस पर आप थोड़ा सीरियसली काम कीजिए। तो मैंने कश्मीर के मुद्दे पर सीरियसली काम किया, रिसर्च करनी शुरू कर दी। और तकरीबन 2006-07 से मैं इसमें काम करता गया। फाइनली उन्होंने मुझे एनरोल किया एज रिसर्च स्टूडेंट। और वो कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान, एथनिक क्लींजिंग, ये इसके पार्टीशन, ये सारा जो था, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या थी, तो एक बड़ा मुद्दा था रिसर्च का। तो फिर मैंने ये रिसर्च किया और फिर वो काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस हुई, कई जगह पर प्रेजेंटेशन हुई, और फिर फाइनली मुझको डॉक्टरेट दिया गया। उसका एक भाग जो है वो मेरी किताब में भी छपा हुआ है, कश्मीर इट्स एबॉरिजिन्स एंड देयर एक्सोडस। तो इस प्रकार से वो एक डिफेंस स्टडीज का एक पार्ट है, वो जो मेरा रिसर्च है, दैट्स पार्ट ऑफ द डिफेंस स्टडीज। उसमें एक मुद्दा जो है कश्मीर की डिस्प्लेसमेंट और कश्मीरी पंडित, उसमें वो उसका एक भाग था। तो ऐसे करके मैंने फिर वो रिसर्च किया, और काफ़ी जगह पर मैं बोलने के लिए जाता था, बुलाते थे, बोलते थे, या डिबेट्स वगैरह में, तो वो या मैं लिखता था, फिर कई मुद्दों पर लिखता था। तो ऐसे करके मैं इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, एकेडमिक परस्यूट मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। मैं ज़्यादा पढ़ने लिखने में ज़्यादा मेरी रुचि थी, और जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने इसमें ध्यान अपना ज़्यादा लगाया, और दैट इज़ हाउ डॉक्टर साहब, अब मुझे एक थोड़ा सा आपसे एक ये मतलब अपने मित्रों के लिए भी ये जानकारी आपसे चाहिए। अब देखिए, आपने डॉक्टरेट भी इसी विषय पर किया है, बहुत ही गहराई से, इन डेप्थ जिसको कहते हैं, आपने स्टडी किया, और जो विषय आपने बताए, जो मुद्दे आपने अपने थीसिस में लिए, और फिर आपने जो कश्मीर पर पुस्तकें लिखी हैं। अब देखिए, जब हम भी छोटे थे तो हमें बिल्कुल याद है
कि कश्मीर में चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अब हम जैसे शिवरात्रि जैसे फेस्टिवल हमारे होते थे या बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, तो मोहल्ले में मुसलमान भाइयों से भी हमें किसी से दूध ले आते थे, किसी से फूल आते थे, किसी से सब्जी लाते थे, इतना आपस में मिलना जुलना होता था। तो आपने थोड़ा सा ये बहुत गहराई से स्टडी किया होगा कि आखिरकार जो 90 में उसका विस्फोटन हुआ, एकदम जो एक धमाका हुआ और हमें कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। तो इसके मतलब इसके बीच में क्या समस्या रही है, इस पर थोड़ा सा अपने पीएचडी में या अपनी पुस्तक में आपने इसका स्टडी तो अवश्य किया होगा। देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दो चार चीजें एक साथ हुई। ये जरूर है कि अगर आप देखें 80s 70s या 80s अर्ली 80s तक कश्मीर में हम भी रहते थे, मुसलमान भाई भी, इनफैक्ट हम तो उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। वो दूध लेना, फूल लेना, सब्जी लेना, जो भी है तो एक साथ ही होता था। कोई ऐसा तो था नहीं कि अलग अलग होता था। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आ गया, प्रॉब्लम अगर आप कश्मीर में भी देखेंगे तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। और प्रॉब्लम वेस्ट की थी विद द अरब वर्ल्ड। और ये जो है ट्रैवल करते, जब 1973 वॉर हुआ तो उसमें, उस वॉर के बाद, अरब इजरायली वॉर जो हुआ, उस वॉर के बाद आपने देखा होगा कि पेट्रो डॉलर्स बहुत सारे आने लगे अरब वर्ल्ड में, जिस वजह से ईरान में जो शाह के प्रति एक भावना थी, दुश्मनी की भावना, वो काफी आगे, क्योंकि वहां पर भी लोग त्रस्त थे और वो मानते थे कि अमेरिका उनके अफेयर्स में बहुत जबरदस्त इंटरफेयर कर रहा है। तो वहां एक रेवोल्यूशन आ गया। आपको पता है खुमैनी साहब के नीचे वो ईरान में थे, जबरदस्त रेवोल्यूशन। और वो रेवोल्यूशन एक कोई गांधीयन टाइप का रेवोल्यूशन नहीं था, वो मिलिटेंट रिवाइवल था इन द नेम ऑफ इस्लाम। इट वाज मिलिटेंट रिवाइवल ऑफ इस्लाम। तो वहां पर उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उस कामयाबी की वजह से शाह पीरंग को हटा दिया गया। और आपको मालूम है कितना खून बहा वहां पर, एक के बाद कितने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सो इट वाज अ ब्लडी रेवोल्यूशन। जब वो रेवोल्यूशन हुआ, साथ में अरब में पेट्रो डॉलर आ गया तो पैसा बहुत हो गया, यहां रेवोल्यूशन हुआ। तो जो जो मिडिल ईस्ट का पॉलिटिक्स था, मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त राइवलरी पैदा हो गई। और वो आपको मालूम है जिस दिन से इस्लाम पैदा हुआ उस दिन से वो शिया सुन्नी राइवलरी है, आज भी चल रही है, तब भी चल रही है। जब ऐसा हुआ और जहां जहां पर मुस्लिम ये सोचते थे कि उनके साथ नाइंसाफ हुआ है, जो डिसइंफॉर्मेशन के, खासकर अरब वर्ल्ड में, तो अरब वर्ल्ड में खासकर खुमैनी जो है वो एक हीरो की तरफ उभरने लगा। उसने सोचा कि अगर खुमैनी अमेरिका को ईरान से भगा सकता तो हमारे जो रियल और इमेजिनरी हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम रिड्रेस कर सकते हैं। उनको खुमैनी साहब को हीरो बनाया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि सुन्नीस को यह पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपना ही एक काउंटर नैरेटिव शुरू किया, जिस वजह से जब तक 1979 में, 78 में ईरान रेवोल्यूशन हो गया, 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गई। अब इसमें काफी सारे इंटरनेशनल मुद्दे भी जुड़ गए। अब जब 79 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आती है तो अमेरिका को मुख्य, क्योंकि तब तक हंगरी में प्रॉब्लम हो गई थी उनकी, पोलैंड में प्रॉब्लम हो गई थी, लेच वोमेंसा वगैरह, तो अमेरिका ने फैसला किया कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाना है। और वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्रंट लाइन स्टेट बनाया। और फ्रंट लाइन स्टेट में आपको मालूम है 1977 में भुट्टो का तख्ता पलट दिया गया, उसको फांसी दी गई, फिर बाद में और जियाउल हक पावर में आ गए।
जियाउल हक ने अमेरिका का गेम खेलना शुरू किया। आपने खुद देखा होगा कल के एड्रेस में इमरान खान यही बात बोलता है कि हम दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते हम खुद तबाह हो गए, उसने कल बोला ये स्पीच में, और यही हुआ। अब जियाउल हक ने फ्रंटलाइन स्टेट बनकर उसने रेगन के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट बनने दिया अगेंस्ट सोवियत यूनियन, अगेंस्ट द अमेरिकन वॉर, जो वो मुजाहिदीन की तरफ को यूज करके लड़ रहे थे अफगानिस्तान में। तो इस वजह से पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। नो, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत गहरा एक मसला, पाकिस्तान के अंदर 70s उस टाइम में वो लोग, जियाउल हक तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट था, वो तो ताकत तो सब उसके हाथ में थी, और उस टाइम पाकिस्तान आर्मी में वही लोग हाईएस्ट पोजीशन पर थे जिनको 1971 में डिफीट देखनी पड़ी इंडिया के हाथ, और उनको लग रहा था कि ये एक मौका है कि हम अब रिवेंज ले सकते हैं इंडिया से। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने खासकर अमेरिका को बहुत सारा पैसा भेजा उधर, पेशावर में कैंप बन गए, ट्रेनिंग कैंप बन गए, वहीं से जाते थे। तो जियाउल हक ने बहुत चालाकी से, एक समय आया उन्हें बोला भाई ये सब तो ठीक है, हमने इनके लिए लड़ा और अब हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं जो है जमात इस्लामी को यूज करके कार्डर्स बना करके इनको हम कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करते हैं। ओहो, जी जी जी। तो उनके पास, मैं आपको बताता हूं, उनकी मीटिंग हुई, मजीद भारी या क्या नाम था, जमात इस्लामी का चीफ था, उनसे बात हुई, एक गांव में बात हुई और बहुत सीक्रेट बात हुई उनसे। तो उन्होंने जमात इस्लामी के चीफ को बोला भैया ये मौका है कश्मीर को लेने का, हमारे पास डॉलर्स हैं, हथियार हैं, अमेरिका का सपोर्ट है, ये मौका है लेने का। और तब तक क्या हुआ था इंडिया में, आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो रखी थी और उसके बाद अनिश्चितता, राजीव गांधी आए, लेकिन राजीव गांधी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। राजीव गांधी 84 में बने प्राइम मिनिस्टर और 89 में वो हट गए, 5 साल कंप्लीट हो गए। यही एक पीरियड था जब पूरी तैयारी हुई। अब भारी साहब ने जियाउल हक को बोला कि भाई आप कैसे जहाज लग सकते हैं वहां पर, अमेरिका आपको रोकेगा नहीं, आप इतना बड़ा एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरे को क्यों रोकेगा अमेरिका, जब वो खुद ही जहाज लड़ रहे हैं, जिहाद के नाम पर ही तो लड़ रहे हैं, वो सोवियत यूनियन को वो निकाल रहे हैं। तो वो चुप हो गए। फिर जेएनके के जो इस जमात इस्लामी वाले थे, ऐसा प्लान किया गया कि उनको हज के लिए भेजो, हज से वहां पर ले जाए गए वो पाकिस्तान। उनकी मीटिंग हुई, तारी बिली या क्या नाम था उसका, उनकी मीटिंग हुई। तो उनको कन्विंस कर दिया कि आपको कार्डर्स भेजने पड़ेंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे और यही एक टाइम है कश्मीर को भारत से छीनने का, सेसीड करने का। तो ये एक प्लानिंग बनी। 1989 में सोवियत यूनियन निकल गया, अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपको पता है अमेरिका जब वो तो तब वापस इंटरेस्ट आ गया जब उनको WTC वर्ल्ड ट्रेड से 9/11 में उनका ट्रेड टावर बर्बाद कर दिया गया। इन द मीन टाइम इंडिया में 89 के बाद, राजीव गांधी जाने के बाद तो अनिश्चितता का माहौल आ गया। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा, चाचा देवेगौड़ा, इंदिरा गुजराल, VP सिंह, नरसिम्हा राव, फिर वाजपेयी, फिर तो ऐसे करके अनिश्चितता का माहौल रहा। और ये काफी प्लानिंग, आप भी कश्मीर से, हम भी कश्मीर में, तो उन्होंने सिस्टम को सबवर्ट करना शुरू कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल लूज थी, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और जो कुछ बाकी कसर बची थी वो होम मिनिस्टर PDP का बनाया VP सिंह ने। और 19 जनवरी और उससे पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए, एक्चुअली 88 से बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए, कुछ लोग तब 88 में मरे, फिर 89 में मरे, फिर जनवरी 19 की रात हुई। और ऐसे करके बहुत जबरदस्त एक प्लानिंग के मुताबिक था। पंजाब में उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू करी एज अ टेस्ट केस, और वो काफी, उन्होंने सोचा हमें कामयाबी बहुत मिली क्योंकि काफी सारे लोग, पंजाब में बहुत खून बहा, लेकिन वो चली नहीं आगे। लेकिन एज अ टेस्ट केस वो उन्होंने सोचा ये कामयाब हो गई। हालांकि जियाउल हक को तो असैसिनेट कर दिया गया 1988 में, लेकिन उसके जो बनाए हुए काम थे, क्यों फौज हुकूमत कर रही थी, ISI का चीफ तो वही था जिसको उसने बनाना था। लेकिन प्रतिक्रिया जो उन्होंने शुरू कर दी वो आगे बढ़ती गई,
और इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि बहुत वीक थी, सेंटर में सिस्टम स्टेट में सबवर्ट हो चुका था, रिलीजियस फ्रेंजी अपने अरूज पर थी, और लाइन ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट वही हालत में थी जो पीस टाइम में होती थी। मैं आपको बताता हूं लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी फॉर्मेशन क्या थी। 19 ड्यू बारामूला में होता था, राष्ट्रीय राइफल तो थी नहीं, सीआरपीएफ के कुछ यूनिट थे, एक आधी ब्रिगेड थी, वो तो लद्दाख के लिए थी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपको मालूम है अपोर यपोर अपोर यपोर करके बसें चलती थी, कुपवाड़ा ले जाती थी, ट्रेनिंग करके वापस आ जाते थे। एंड ये प्रोसेस तो शुरू ही 84 में, और इतने कार्डर बन गए तो फिर बारूद रेडी था, माचिस लगा दी गई, और इस प्रकार से जो है वहां पर इंसर्जेंसी शुरू हुई। और पहले जनवरी 90 से लेकर मैं समझता हूं कि 92 की बिगनिंग तक हालात तो बहुत खराब थे, और जी 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 they were calling the shots, the separatists were calling shots, jihadis were calling the shots। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके इंडियन आर्मी में उनको they started prevailing over them। this is how it अच्छा started। अच्छा, आपका एक एक पुस्तक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है, जो आपने मेजर बॉब कैथिंग पर जो आपने बायोग्राफी लिखी है, उसके बारे में बताइए। ये कैसे आपको ये आइडिया आ गया, या इसके पीछे कोई प्रेरणा थी? देखिए, बॉब काथिंग जो थे, मैं नागा रेजिमेंट का हूं, तो हमारे जी जी नागा जी ट्रूप होते थे, और बॉब काथिंग भी नागा थे। जब मैं इम्फाल में पोस्टेड था, मणिपुर में पोस्टेड था, तो मैं मेरी यूनिट जहां थी वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, अच्छा। और उस पहाड़ी में बॉब काथिंग रहते थे। जी 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 बॉब काथिंग वहां का एक आइकॉनिक फिगर था, सब लोग बात करते थे। जी 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 और बॉब काथिंग जो है वो जब मेरी यूनिट रेस हुई थी तो वो वहां आए थे। मैंने एल्बम में, हालांकि मैं नहीं था उस टाइम जब वो आए थे, क्योंकि वो रेसिंग के पहले कुछ महीनों में आए थे जब यूनिट रानी खेत में थी। तो बॉब काथिंग साहब के फोटोज मैंने देखे थे वहां। फिर मैं जब मणिपुर पोस्ट हुआ तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड थे, अब वो नहीं रहे, कर्नल राजकुमार प्रकाशनाथ सिंह, उनके जो फादर इन लॉ थे वो भी आर्मी के थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बॉब काथिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। बॉब काथिंग जो है, मेजर बॉब काथिंग, मैं आपको बताता हूं, उनका इतना जबरदस्त योगदान है भारत के लिए। ये एक्चुअली हमारी ये विडंबना है कि ऐसे लोगों को पहचाना नहीं जाता, ऐसे लोगों को जाना नहीं जाता है। उनका इतना जबरदस्त योगदान है। जिस आदमी ने, वो उखरूल के गांव में पैदा हुआ, वो पहला ग्रेजुएट था, वो अब खुद अंदाजा लगाइए, वो उस टाइम आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर रिक्रूट हुआ अर्ली 40s में। जी जी कहाँ का था वो? नागालैंड का एक गांव का रहने वाला, उखरूल का, जब उसको कोई जानता ही नहीं था। वो फुटबॉल प्लेयर था। वो आर्मी में भर्ती हुआ और उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नौकरी करी, फिर वापस आ गया, और फिर जापानीज के बरखिलाफ उसने क्या जबरदस्त लड़ाई लड़ी एज अ सीक्रेट फोर्स, वी फोर्स बोलते थे उसको। वहां पर लड़ाई लड़ी, वो 2 बार डेकोरेट हो गया। 2 बार डेकोरेट होने के बाद वो वापस आया। उसने असम राइफल रेज करी, मणिपुर मिलिट्री पुलिस रेज करी, वो डीसी बना, फिर चीफ सेक्रेटरी बना, पॉलिटिक्स में आकर इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर बना। लेकिन क्या बात उसका है, क्या सबसे बात है। क्राउनिंग ग्लोरी था जब उसने नेफा में, जो चाइना नेफा को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, उसको नहीं होने दिया। और वो वाह जो वाह। उनका एक्सपेडिशन है, आजकल मैं एक एक कदम उस रास्ते पर चला हूं जहां पर बॉब काथिंग गए हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं वहां पर गया 90s में, अर्ली 92 में। तब हम्म। इतना मुश्किल था वहां जाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1952 में क्या हुआ, कैसे गया होगा वो अंदर। और फिर तवांग पहुंचा वो। तवांग में लोग को क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे चाइना को मात दी वहां पर,
और ये सब हुआ जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड थी इंडिया में। वो नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल चाहता था, और गवर्नर असम के चाहते थे कि नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे कश्मीर में हो रहा है। इससे पहले कि चाइना वहां मैकमोहन लाइन के नीचे आ रहा था, बुमला से नीचे आ रहा था, उनको मैकमोहन लाइन के उस साइड रखना चाहिए, बिकॉज वही लाइन है, ब्रिटिश इंडिया की वही लाइन थी, बॉर्डर था चाइना के साथ। तो उन्होंने इसी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके 2-3 दिन उन्होंने वहां तवांग में रहे, लोगों को समझा दिया, बुझा दिया। उनके ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे, टैक्सेस ज्यादा लग रहे थे, उनके जोंगपेन और सोना जोंगपेन होते थे जो उनके रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते थे, उनको कितना वो जुल्म करते थे अपने लोगों पर, कितने टैक्स लगाते थे। जब उसने बॉब काथिन ने उनको समझा दिया कि भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ डेमोक्रेसी, अब अपने लीडर खुद चुनो, ये मत सोचो कि चाइना किसी को धोखे पर। ये बहुत ही एक रिवीलिंग और बहुत ही ऑडेशियस कहानी है इस आदमी की। और मैंने ये छोटी सी पुस्तक लिखी है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने जस्टिस नहीं करी है उनके साथ, क्योंकि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं था उनके बारे में। लेकिन मैं इस किताब को जो है और ज्यादा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश में लगा हूं। आई होप आई विल सक्सीड, बट मुझे लगता है कि बॉब काथिंग का जो उसको देश की तरफ से मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला उसको, क्योंकि वो उस इलाके का था जहां अनफॉर्चुनेटली हम समझते नहीं थे कि वो हमारे लोग हैं। तो ये है बॉब काथिंग की कहानी। और क्या बात है। उसके बगैर तो जी जी, उसके आपने बगैर आपने जी जी मैं ये कह रहा था, उनके एफर्ट्स के बगैर नॉर्थ ईस्ट जो खासकर अरुणाचल प्रदेश जो है, वो इंडिया का बाग, वो चाइना ग्रैब कर लेती उसको, अगर वो नहीं होते। एक आदमी था। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लगभग 500 से अधिक आर्टिकल्स लिखे हैं, तो क्या मुख्य विषय रहे उनके और कहाँ कहाँ पर वो प्रकाशित हुए हैं? देखिए, मेरे 10-15 आर्टिकल तो आईडीआर इंडियन डिफेंस रिव्यू में छपे हैं, कहीं कहीं अब अलग अलग विषयों पर है, मोस्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ हैं। मैं मेरा कम से कम 3 साल तो रेगुलरली मेरा नाथ मैगजीन में छपता था, हर महीने आर्टिकल छपता था। फिर मैं एज प्रेसिडेंट लिखता था, एज एडिटर इन चीफ फिर मैं लिखता था। मंथन मैगजीन है, ये मैं भूल गया उनका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है देश का। और उसमें मैंने कई सारे, खासकर मेरा तो मैं ये मानूंगा कि उनमें कई सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो मेरा पसंदीदा आर्टिकल है उसमें वो ललितादित्य के ऊपर है। बहुत, हालांकि ललितादित्य के ऊपर तो बहुत मटेरियल अवेलेबल नहीं है, किसी ने भी लिखने की कोशिश की है कि अगेन ये हमारे देश की विडंबना है कि जो आदमी, जिस आदमी का साम्राज्य ईरान से लेकर बंगाल तक और तिब्बत से लेकर विंध्यास और महाराष्ट्र और नीचे तक था, उसके विषय में किसी को मालूम नहीं। जिस आदमी के दौरान और उसके बाद कश्मीर के किंग्स इतने स्ट्रांग थे कि गजनवी ने 2 बार हमला किया तब भी वो नहीं आ सका, फिर आया ही नहीं, उतनी मार पड़ी उसको। तो ललितादित्य मैं मानता हूं कि इसके ऊपर बहुत अच्छा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने वो आर्टिकल लिखा, क्योंकि जितना भी मैं मटेरियल उसमें इकट्ठा कर सकता था मैंने किया, जो भी ओपन सोर्सेज थे। लेकिन वो एक ऐसा विषय वो मेरे दिल के करीब है। मैं चाहता हूं कि कोई और रिसर्चर, कोई और, मेरे से भी बहुत कई सारे विद्वान लोग हैं, वो इस पर रिसर्च करें और ललितादित्य को अपना स्थान दिला दें। ये डॉक्टर मेरे साहब, आपको लग नहीं रहा कि बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर आपने आर्टिकल्स लिखे हैं कि इनको कंपाइल करके आप एक बुक फॉर्म में इसको पब्लिश करते? हाँ, देखो, जब मौका लगेगा तब करूंगा, लेकिन हर दिन ही कुछ ना कुछ लिखने को मिलता है। और आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया, तो सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने विदु विनोद चोपड़ा को चिट्ठी लिखी है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं।
तो वो भी काफी लोगों में वो बात फैल, कुछ मतलब करंट इश्यूज में ही आदमी टाइम इतना बिता रहा है कि ये सोचने का मौका नहीं लग रहा कि इनका इन विषयों को कंपाइल करके एक जगह लिखे। लेकिन हो सकता है जब टाइम मिलेगा जरूर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आपने एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी बहुत कार्य किया है कर्नल साहब। तो मतलब खास करके जो कश्मीरी कम्युनिटी है उसके लिए, और आप अध्यक्ष भी रहे हैं ऑल इंडिया कश्मीरी सभा के। तो आपकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसमें, और आप ने किस प्रकार से उसमें अपनी सेवाएं दी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली मेरा कभी ये इंटेंशन ही नहीं था कि मैं किसी सभा का प्रेसिडेंट बनूं या ऐसा कुछ नहीं था मेरा। लेकिन जैसे कुछ लाइफ में कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं, तो मैं आई वाज ड्रैग्ड इनटू इट एंड आई बिकेम गॉट अट्रैक्टेड एंड सक्ड इनटू दोज पोजीशंस। मैं कश्मीरी माइग्रेंट वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा का भी प्रेसिडेंट था 2 टर्म के लिए, 4 साल के लिए। वहां पर हमारा एक ही, क्योंकि जब मैंने टेक ओवर किया तो वहां पर एक भवन बन रहा था जो हमारे से पहले, मेरे से पहले वहां पर कश्मीरी लोग पंडित थे। वहां पर नोएडा में एक बहुत बड़ी कंसंट्रेशन थी उन दिनों में। और नोएडा में आपको मालूम है 90s के अंदर, 91 के अंदर नोएडा जब शहर शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडित उसी के साथ आने लगे। तो नोएडा शहर जो है वो भी कश्मीरी पंडितों के साथ साथ बड़ा होता गया। और वहां पर हमारे से पहले जो काम करने वाले थे, काफी मेहनत करी, लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। मैं उसका कैसे आपको उदाहरण दूं, मतलब स्टूल पर बैठना, बारिश में बैठना, धूप में बैठना, पैसे इकट्ठा करना, और फिर सरकार से जमीन लेना कंसेशनल रेट्स के ऊपर। और फिर उन्होंने वो शुरू किया अपना सोचना कि हम इधर एक कश्मीरी भवन बनना चाहिए। फिर भवन शुरू हो गया बनाना। तो उसी दौरान मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बना था। मेरे टीम ने बहुत मेहनत करी और हमने पैसा इकट्ठा किया, काफी सारा पैसा इकट्ठा किया। एक एक पैसा उसमें जोड़ के लोगों ने दिया, वो कश्मीरियों ने, कश्मीरी पंडितों ने दिया। और वो पैसा करके हमने भवन बना लिया। और ये एक कंटिन्यूस प्रतिक्रिया थी वो भवन बनाना। आजकल अगर आप देखेंगे, जब मैंने टेक ओवर किया था तो वो रूडिमेंट्री स्टेज में था। आजकल देखेंगे तो कितना एक भव्य भवन बना हुआ है। तो बहुत लोगों ने उस पर मेहनत करी, मैं ही अकेला नहीं था जिसने ये किया। मैं 4 साल था वहां पर, और हमने भी उतना ही किया जितना हमसे पहले या हमारे बाद लोगों ने किया। लेकिन अच्छा लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा भव्य एक सदन बना हुआ है वहां पर। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले जब से हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, हर पूर्णमासी पर वहां पर हवन होता है। हर पूर्णमासी 32 साल हवन चल रहा है वहां पर कंटिन्यूअसली। कोई एक दिन एक पूर्णमासी मिस नहीं हुई। तो ये आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आजकल वहां पर हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग कई कई फंक्शंस करते हैं, वो रिलीजियस रिचुअल जो हैं हमारे, काफी सारी चीजें करते हैं। और एक अच्छी जगह है जहां पर हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तो एक कश्मीरी पंडित समुदाय को डिस्प्लेसमेंट के दौरान इकट्ठा रखना, उनके हमारे जो कल्चरल इश्यूज हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारा कल्चर जो पूरा जमीन के साथ जुड़ा हुआ है कश्मीर में। जी हमारे जी जी। आइकॉन वहां है, हमारे सेज सेंट्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर हम सवेरे पूजा करते हैं, तो वो सब वही है। वो शंकराचार्य हो या तुलमुल हो या हरि पर्वत हो। अब वो तो हमारे हमसे छूट गया कुछ पिछले 32 साल से, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन हमने अपने कल्चर को कैसे जिंदा रखना है, ये भवन जो है अभी यही नहीं है, फरीदाबाद में बना, कई कई जगहों पर बने। इन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इनका हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय को एकजुट रखने का। हमारे कश्मीरी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, उनको जिंदा रखने में इन भवनों ने काफी काम किया। उसके बाद वो होने के बाद मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का वाइस प्रेसिडेंट था 2-4 साल। फिर हमारे नाद के एडिटर इन चीफ थे एन कोल साहब। और जब वो एडिटर थे तो मैं काफ़ी उनका, क्योंकि उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं उनकी हेल्प करता था। फिर अल्टीमेटली फिर वो बहुत साल उन्होंने काम किया उस पर, बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से करने। मैंने काफ़ी सारा उनसे सीखा।
फिर उनके कहने पर उन्होंने बोला आप आ जाइए, इसको संभाल लीजिए, क्योंकि मेरा सेहत अब इजाज़त नहीं देता। तो वो निकल गए, तो मैं एडिटर इन चीफ बना। उसके बाद तो मैंने तकरीबन 2 ढाई साल वो काम किया, और फिर मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट बना ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का। तो उस एज ए प्रेसिडेंट में काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो गया। हमारी डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, ये तो मुद्दा पिछले 32 साल से रहा। हर एक ने इस विषय पर काम किया, हर एक आदमी ने, हर एक संस्था ने इसके ऊपर अपने 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 नज़रिए से काम किया, अपने दृष्टिकोण से काम किया है। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का भी एक दृष्टिकोण है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक दृष्टिकोण है जो पहले से ही चला जा रहा है। क्योंकि मेरे से पहले बहुत ही वरिष्ठ लोग थे जो इसके प्रेसिडेंट थे। मेरे से पहले मोती कोल जी थे, विजय अम्मा जी थे, उससे पहले मोती कोल साहब थे, उससे पहले काव साहब थे। तो ऐसे करके करके बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में काम किया था। तो हमने उसी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और अब समस्या क्या हो रही है कि हमारे जो क्योंकि पिछले 32 साल से हमारे डिस्प्लेसमेंट होने के बाद रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। तो हमारे जो और दूसरी बात ये भी हुई कि 1990 में जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब आईटी रेवोल्यूशन भी साथ में शुरू हुआ। तो हमारे जी जी जितने यंगस्टर्स हैं वो उनके सामने एक दुनिया खुल गई। तो इस वजह से वो अलग अलग जगहों पर चले गए। वर्ल्ड के कई किसी कोने में देख लीजिए, आपको कश्मीरी पंडित बच्चा मिलेगा। तो इस वजह से जो हमारी फ्यूचर यंग जनरेशन थी, तो वो अलग अलग स्थानों पर चली गई, दुनिया में फैल गए। तो ये जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, इसमें यंग ब्लड आना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन तब भी हर एक डिफिकल्टी का सामना करने के बावजूद इन संस्थाओं को हमने आगे चलाया है, इनको जिंदा रखने की कोशिश की है और इनको रेलेवेंट रखा है। तो हमने यही काम किया। और नहीं, बहुत बढ़िया। आपने तो आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आपने जितने भी परिश्रम के साथ इतना और एक पूरा चैनलाइज करके कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ हमारे मित्र जो चाहे कश्मीरी है, नॉन कश्मीरी मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए आपने मंदिर बनवाए, ये करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन साथ साथ में जो कुछ शैक्षणिक संस्थान बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह बनने चाहिए, उस पर भी केंद्रित होना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में भी तो कार्य हुआ। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये ऐसा है कि जो स्पेसिफिकली मैं आपको काम जो मैं बताता हूँ, जहां मैं था, जैसे केएमडब्ल्यू नोएडा में था मैं। जी जी अब जी वहां पर जो जो कार्यक्रम पहले शुरू हुआ, क्योंकि जब आपके पास कुछ रहने के लिए नहीं है, कोई जगह जाने के लिए जहां पर आप बैठ सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये करेक्ट डिसीजन था वहां पर भवन बनाना। और पैसा नहीं, तो बहुत इतना जरूरी। ज्यादा जी था, जी 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 तो जी वो भवन बना दिया उन्होंने। ऑल जी इंडिया जी कश्मीरी समाज का जहां तक ताल्लुक है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, ओपनली सही बात बोलता है। हूँ, पैसे हम पैसे की क्योंकि तो है ही बहुत नहीं, कोई समस्या थी। एसेट नहीं है। जब जी कोई जी जी एसेट नहीं है आपके पास, तो रेवेन्यू कहाँ से? हम तो खुद ही लोगों से पैसा लेते थे, खुद इधर देते उधर थे, जोड़ के मतलब इकट्ठा संस्था जमा को करके। चलाते थे। जी जी लेकिन ये बहुत, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि हमने ऐसे काम क्यों नहीं किए जो जैसे हॉस्पिटल खोलना आपने बताया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना। मुझे लगता है इसमें हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जिन हालात में हम कश्मीर में रहते थे, जिन हालात में हमें स्ट्रगल करना पड़ता था, एक मेंटल ब्लॉक सा आया है कि हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते जहां तक रिस्क लेने की बात है। आपको मैं यही बात को मैं आगे बढ़ता हूँ, दिल्ली या एनसीआर में आपको बहुत कम हॉस्पिटल मिलेंगे जहां पर के कई डिपार्टमेंट में आपको टॉप नॉचर डॉक्टर कश्मीरी पंडित ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल है। हर सही बात। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, कार्डियक हो, किसी भी ऑन्कोलॉजी हो, हर में आपको कोई ना कोई कश्मीरी पंडित मिलेगा, किसी और हॉस्पिटल में काम करते किसी। लेकिन अपने हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। मुझे नहीं लगता मैं रियली क्वालिफाइड हूं इस पर कमेंट करने के लिए कि क्यों नहीं बने। लेकिन मैं मानता हूं कि एक वजह तो डेफिनेटली यही है कि हमारी जिन परिस्थितियों में हम बढ़े, जिस परिस्थितियों में हम रहते थे, जिस एनवायरनमेंट में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ लड़ना पड़ता था कश्मीर में, हम कॉशियस बन गए।
और हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी। और दूसरी बात ये है, देखिए हम डिस्प्लेस होकर यहाँ आए थे, तो हमारा प्रथम काम क्या था कि बच्चों को पढ़ाओ, बिकॉज उनका भविष्य वही है, हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। उनको पढ़ा, उसी में टाइम लग गया। शायद अभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो वेल ऑफ है, शायद वो इस बात को सोचे, क्योंकि अब वो अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो शायद वो हो सकता है कि ये काम भी, ये एंटरप्रेन्योरशिप भी उनके खून में चली जाएगी। सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताएं, अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं, तो कर्नल साहब, आपके व्यक्तिगत रुचियां क्या क्या है, क्या क्या हॉबीज है आपकी? और क्या मतलब, देखिए मैं एक म्यूजिक है, पेंटिंग बनाना है, खेलना है, क्या कुछ तो होगा ना आपका? देखिए मैं, मेरा जो व्यक्तिगत, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं। मैंने आपको खुद ही, कॉलेज का पूरा समय मैं स्पोर्ट्स फील्ड में होता था। मैं क्रिकेट वो बहुत तो बता खेलता था। दिया। जब मैं जी आर्मी जी। में आ गया तो क्रिकेट भी खेलता था। फिर मैं बास्केटबॉल सीखा मैंने, जो कि एक कश्मीर में कोई ट्रेडिशन ही नहीं था उसका। मैं वॉलीबॉल खेलता था, हॉकी भी थोड़ा बहुत खेला। तो स्पोर्ट्स मेरा एक बहुत बड़ा एक हॉबी रहा है। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लगे, तो पढ़ाई तो हमेशा, एकेडमिक्स तो हमेशा, मेरा तो काफ़ी सारे नई नई किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, लिखने का शौक है। म्यूजिक हमारा, घर में म्यूजिक बहुत बड़ा, मैं गाता भी था, और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती थी अपने टाइम में, तो कभी कभी हम गाना भी गाते हैं। म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है मेरी। देखिए देखिए, अब तो अब आप पकड़ में आ गए सर। अब गाना जब आपने कहा ना, तो देखिए, आज का प्रोग्राम कैसे पूरा हो सकता है अगर हम आपका एक छोटा मोटा गाना सुनाइए, चाहे आप कश्मीरी में गाए, हिंदी में गाए, जो आपको मतलब कंफर्टेबल लगेगा। उसके नहीं, बगैर तो कश्मीरी कश्मीरी नहीं। तो आप मैं, हिंदी में गाइए ना, हिंदी में गाइए, जो कोई पुराना ओल्ड सॉन्ग्स तो आप बहुत गाते हैं, मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको छेड़ा यहाँ पर। मुझे पता था आप गाते हैं। अब मैं मुझे पहले तो गाना याद आना चाहिए, तभी तो मैं गाऊंगा। एक आधी पंक्ति मुझे याद आती, कैसे गाना याद तो है नहीं। अगर मुझे आपने बताया होता तो मुझे गाना गाना, शायद मैं डायरी यहाँ रखता तो मैं गा लेता, लेकिन नहीं, अभी आपके बच्चे तो सुन रहे होंगे, तुरंत डायरी पकड़ा देंगे आपको, तो ऐसी क्या बात है? तब तक आप सुनाइए, कुछ सुनाइए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, जो फिर नहीं आते, जो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बस ये काफी है। अरे, आपने क्या और कुछ याद नहीं है आपको? और कोई गाना सुनाइए ना कर्नल साहब। बहुत, लेकिन आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे थोड़ा सा पहले आपको हिंट देना चाहिए था। हाँ, मुझे बताइए। आपने हिंट देना चाहा था। ऐसे तो मुझे याद नहीं है, तो मैं अभी क्या गा सकता हूँ। मैं अभी अभी आप जी इसमें जी। मुझे माफ कीजिए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। कोई कश्मीरी गाना तो याद होगा कुछ? एक होता था, कश्मीरी, काफी पॉपुलर हुआ। जी। उसना सुमारा गिलास कुल नहीं तल सोना, गिलास कुल नहीं तल, ये वाला लेकिन मुझे वर्डिंग याद नहीं है। याद नहीं है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत। तो अच्छा, अब कैसे दिनचर्या कैसे निकलती है अब आपकी? क्या क्या आपके क्या विशेष कार्य रहते हैं? आप तो, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो ऐसे बैठने वाले हैं नहीं, आप तो। नहीं नहीं, मेरा तो, मेरा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-4 बार तो मैं, मुझे टेलीविजन में जाना पड़ता है, कोई ना कोई विषय होता है। खासकर पिछले
डेट आज 37 डे है रशिया यूक्रेन वॉर का, तो जी तकरीबन जी जी, तकरीबन तो हर दिन जी कहीं ना जी। कहीं मुझे बुलाते हैं। फिर कश्मीर फाइल्स आ गई, तो उसमें टेलीविजन स्टेशन ने मेरे को बुलाया, तो मैं तकरीबन पिछले 1 डेढ़ महीने से तो रेगुलरली, मुझे दिन में कभी कभी 2 या 3 बार भी जाना पड़ता है, या स्काइप से जुड़ जाता हूँ, तो उसमें काफी टाइम लगता है। दूसरा, मैं आजकल एक किसी किताब के साथ जुड़ा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ। इनफैक्ट आपका जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो उससे पहले मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारा मेरा टाइम लगा, 2 4 महीने तो मैं मुझे उसमें लगे, उसको भी ठीक भी करना, वो भी साथ में प्रोजेक्ट चल रही है। और अपने आर्टिकल्स तो मुझे लिखने ही पड़ते, मेरा एक्चुअली बहुत मुझे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है एक्चुअली। तो फिर बस ऐसे में टाइम गुजर जाता है। चलिए, ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप अपना कार्य करते रहें। तो अच्छा, अब लगभग अंत में जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आप उनको कुछ सलाह दीजिए कि उनको कैसे अपने आप को देश के लिए, अपने समाज के लिए और जो जनरल कॉजेज के लिए, उनके लिए कैसे अपने आप को चैनलाइज करना चाहिए। क्या है मूल मंत्र उसका? देखिए, मैं मानता हूं कि मैं जब जरा जो मेरा व्यक्तिगत लाइफ रही है, ये हमेशा देश के लिए ही, मतलब हमेशा रही है। मैं मानता हूं कि मैं लकी था कि मैं बचपन से ही हमारी प्रेरणा देश होती थी, और देश के लिए हम हर कश्मीरी पंडित और मैं भी, हम तो देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार है। हमारे लिए भारत ही सब कुछ है, सब कुछ है भारत। और इसलिए मूल मंत्र यही है, ऐसा काम करो जो हमारे देश को आगे बढ़े, क्योंकि हमारा सिर्फ यही देश है, हम कहीं और नहीं जा सकते। हमारे लिए भारत ही एक पुण्य भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, सब कुछ है। तो जो हमारे यंग लड़के हैं, उनको एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कश्मीरी पंडित जो है, स्वभाव से ही एक बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट कार्य करता रहा है। वो किसी भी काम में जो सिंसियरली काम करता है, और हमेशा उसके दिल में ये भावना होती है कि मैं देश के लिए क्या करूं। तो जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाकर देश की सेवा करें, आप हर क्षेत्र में कर, जैसे हमारे आईटी के लड़के हैं, वो, हमने आईटी रेवोल्यूशन क्यों नहीं मिस किया, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया, हमने कई सारे रेवोल्यूशन, लेकिन आईटी रेवोल्यूशन हमने मिस नहीं किया, क्योंकि हमारे लड़के तैयार थे इसके लिए, और उन्होंने जी जान लगाकर, अगर हमारे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में भारतीय हैं, इसलिए हैं कि उन्होंने जी जान लगाकर पढ़ाई करी, नई चीज सीखी, रेवोल्यूशन को करीब से देखा, और उसको आगे बढ़ाते गए। तो हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय के जो हमारे यंग लड़के हैं, कई क्षेत्रों में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं पर भी हो, मेरे ख्याल से उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि भाई जो आप काम कर रहे हो वहां पर, वो आप काम कर रहे हो एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। और हर एक आदमी ये बात मानता है, हर छोटा बच्चा ये बात मानता है। तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, जो भी आप कार्य करेंगे, उसको देख लीजिए कि आपके देश को, भारत, आप कहीं पर भी रहें, इससे क्या फायदा होगा, क्या भारत इससे मजबूत बनेगा कि कमजोर बनेगा, क्या भारत के जो चैलेंजेस हैं हम उनको फेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो भारत के कई चैलेंज, आर्थिक स्थिति पर है, सिक्योरिटी में है, इंटरनल डिसेंशन है। तो क्या आप इसको कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए। यही मेरा एक मैसेज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सार गर्भित बातें हुई और साथ में महत्वपूर्ण, और आपके जीवन में जो इतनी चुनौतियां भी रही हैं, बहुत कुछ सामान्य भी रहा, कुछ आपको अलग रूप से ही देखना पड़ा। तो उसके आधार पर जो युवा पीढ़ी है, मुझे आशा है उन्होंने आज का कार्यक्रम देखा होगा, सुना होगा, उससे आपको उनको जरूर प्रेरणा मिली होगी। और इस बीच में जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े थे लगातार, अभी भी लगभग बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब, उनके लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम देखा, और जो मैंने कहा, जो पूरा दिल से कहा, जो मेरा मेरा अनुभव है वैसे कहा।
और मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति का, मैं ही नहीं हूं, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है। सब लोग भारत माता की संतान हैं और हमें भारत माता के लिए जो भी करना पड़ेगा हमें वो करना चाहिए। और जितना सिंसियरली और जितना ऑनेस्टली और जितना प्रेम भाव से और जितना बहादुरी से हमें भारत माता की रक्षा करनी चाहिए, जितनी प्रेम भाव से, जितनी बहादुरी से भारत माता को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये एक समय है, भारत उभर रहा है एक पूरे विश्व में एज अ सुपर पावर। लेकिन हमारा सुपर पावर, हम लड़ाई वाले सुपर पावर नहीं है, चाइना वाले सुपर पावर नहीं है। हमारा हम वह सुपर पावर है जो दुनिया को एक रास्ता बताए, बहुत जो बढ़िया। दुनिया को एक करेक्ट रास्ता बताए कि प्रेम से कैसे रहना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम, वो मैसेज वाह देना वाह, चाहिए। क्या बात है, क्या और बात है। जी जी। मैं मानता हूं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेंचुरी है, खासकर इसके पहले 50 साल। और इसमें सब लोगों का योगदान होना चाहिए, ताकि भारत अपनी जो पुरानी हमारी गोल्डन एरा जो था वो वापस ला सके, और भारत के प्रति दुनिया का नजरिया जो है बदल रहा है और बदले, ताकि हमें लोग एक प्रेरणादायक राष्ट्र माने। क्या बात है कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, बहुत ही समय आपका, बहुत ही कीमती समय है, उसमें से आप निकाल के यहाँ पर मेरे पटल पर आए, इसकी शोभा बढ़ाई आपने। उसके लिए मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मित्रों, क्या क्या याद करूं, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज का कार्यक्रम हम कर्नल तेज के तिक्कू साहब के साथ कर रहे थे। उनकी जितनी भी पुरानी यादें, मीठी यादें, पुरानी बातें थे, उन्होंने यहाँ पर इस मंच पर आज साझा की। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़ते रहे और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां देते रहे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मुझे यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।